हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर क्या है, सॉलिड्स, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। ठीक है, मैंने बताया था कि आपको क्लास 12th के सिलेबस में आपका 3 तरीके का सॉल्यूशन पढ़ना है, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड आपका लास्ट वन है आपका सॉलिड्स इन लिक्विड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक इसमें आपका पढ़ना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है तो आप लोग इसके बारे में जानते हैं, क्लास 9th में ही पढ़े होंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है आपका कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नो मोर सॉलिड्स कैन बी डिजॉल्व एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, जनरली आपका रूम टेम्परेचर को लिया आता है, तो रूम टेम्परेचर पे क्या कर सकते हैं आप नो मोर सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकते हैं। मतलब आपका एक पार्टिकुलर लिमिट के बाद आप सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। इफ़ आप डिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका जितना अमाउंट आप डिजॉल्व करेंगे उतना ही अमाउंट आपका क्या होगा, वो सॉल्यूट आपका सॉल्यूशन में से निकल करके प्रेसिपिटेट बन के, मतलब आपका क्या होगा, वो सॉलिड बन करके क्या आपका नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का सेंस क्या होगा आपका कि जैसे ही मान लीजिए ये आपका देख लीजिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार किया हुआ है। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार किया हुआ है। ठीक है, मतलब ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट को इफ डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो जितना अमाउंट आप सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे उतना ही अमाउंट आपका इस सॉल्यूशन में से सॉल्यूट निकल करके एंड आपका नीचे आपका सॉलिड बन करके बैठ जाएगा। बात समझ आ रही है? मीन्स आपका ये ऐसा सॉल्यूशन हो गया जिसमें आपका क्या होगा, आप और भी ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो आपको लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, the solution which is remains contact with undissolved solute। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन होगा जो रिमेन्स कांटेक्ट विथ अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर का आपका सॉल्यूशन जो होगा रिमेन्स कांटेक्ट होगा अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट पार्टिकल्स के। ठीक है, अब देखिए आपका क्या ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपका लिमिट सारे सॉल्यूशंस का, सारे सॉल्वेंट के पास आपका क्या होता है, लिमिट अमाउंट में आपका ये सॉल्यूट को डिजॉल्व कराने का टेंडेंसी होता है, कैपेसिटी होता है। ठीक है, एंड आप उससे ज़्यादा एक्सीड करेंगे तो वहाँ पे आपका डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस कारण से क्या होता है, आपका जो भी अमाउंट आप डिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे वो इफ डिजॉल्व हो गया तो उतना ही अमाउंट आपका क्या होगा। जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, इसमें 5 ग्राम शुगर को ऐड करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये पहले से आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, आपका क्या है, पहले से ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। आप इसमें क्या कर रहे हैं कि 5 ग्राम शुगर एक्स्ट्रा से ऐड कर रहे हैं। मान लीजिए आपका शुगर का सॉल्यूशन था, आपका ये शुगर इन वाटर का सॉल्यूशन था। ठीक है, तो 5 ग्राम शुगर को आप एक्स्ट्रा से ऐड कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपका डिजॉल्व हो गया, तो ये डिजॉल्व हो गया तो क्या आपका होगा, सॉल्यूशन में से आपका 5 ग्राम शुगर नीचे जाकर के आपका क्या होगा, बैठ जाएगा। ठीक है, आपका सॉलिड के रूप में। बात समझ आ रही है? तो ओवरऑल सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ये बात कहा जा सकता है कि सॉल्यूट जो होगा आपका, सॉल्यूट जगह जो सॉलिड स्टेट में होगा वो आपका इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम होगा सॉल्यूट के साथ ही, वो भी किसके, तो डिसॉल्व स्टेट का। आ रही बात में, आपका सॉल्यूट जो होगा सॉलिड स्टेट में वो किसके साथ इक्विलिब्रियम में होगा, तो सॉल्यूट विथ डिसॉल्व स्टेट। आ रही बात में, मतलब सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्यूट प्रेजेंट होगा जो डिसॉल्व होगा वो आपका किसके इक्विलिब्रियम होगा, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूट के। मतलब आपका जो डिसॉल्व नहीं हो पाया है। कहने का सेंस हुआ कि मान लीजिए आपका उस सॉलिड सॉल्यूट में से आपका कुछ मॉलिक्यूल्स आपका सॉल्यूशन में चला गया, मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स आपका सॉल्यूशन में चला गया, तो उतना ही 100 मॉलिक्यूल्स क्या आपका होगा, सॉल्यूट डिसॉल्व, मतलब डिसॉल्व स्टेट से मीन्स आपका सॉल्यूशन से निकल करके फिर से उस सॉलिड के पास आ जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, आपका क्या होगा, ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, अब देखिए, तो किसी भी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे 2 तरीके का प्रोसेस आपका होता है हमेशा। पहला आपका होता है डिसोल्यूशन एंड दूसरा होता है आपका रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, there is
ऑलवेज टू प्रोसेस अकर्स। पहला होता है आपका डिसोल्यूशन एंड सेकेंड होता है आपका रिक्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन कहने का सेंस होता है कि आपका सॉल्यूट क्या आपका होगा, डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट में, ठीक है। एंड रिक्रिस्टलाइजेशन कहने का सेंस है इफ एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका आ गया तो वो आपका क्या होगा, फिर से रिक्रिस्टलाइज होकर के सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ये आपका दो प्रोसेस क्या आपका हमेशा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए बताते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे आपका क्या होता है सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है। इससे पहले एक सॉल्यूशन की हम बात कर लेते हैं जिसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। ये क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नाम से स्पष्ट है सुपर, ये आपका क्या होगा, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप और भी ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं। अब वो तो आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे तो डिसॉल्व होने वाला है नहीं, आप उसे क्या करेंगे, आप उसको हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे टेम्परेचर बढ़ा करके एंड आपका और भी ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व करने का कोशिश करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, तो आपका क्या होगा, एक सॉल्यूशन तैयार होगा एंड वो आपका क्या होता है, हाईली अनस्टेबल सॉल्यूशन होता है जिससे हम लोग कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप उसे छोड़ देंगे, ऐसा ही छोड़ देंगे, यूं ही छोड़ देंगे, तो वो क्या आपका बिल्कुल आपका फिर से सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस आपका जितना एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व था वो फिर से क्या आपका सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर देते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो आपका ये ऐसा सॉल्यूशन होता है when more amount of solute is dissolved, more amount of solute means लिख देते हैं greater than the required amount for saturated solution, ठीक है। when more amount of solute is dissolved in the solvent at higher temperature then it is called सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। बात समझ रहे, यहाँ पे मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कहने का सेंस क्या होगा, जितना अमाउंट आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने में लगता है उससे ज्यादा अमाउंट आप क्या करेंगे, डिसॉल्व होगा आपका सॉल्वेंट में एट हायर टेम्परेचर। जितना आपका जिस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं उससे ज्यादा टेम्परेचर पे आपका ये ऐसा करेंगे तो आपका एक सॉल्यूशन तैयार होगा और उससे हम लोग बोला करते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये आपका क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, इट इज हाईली अनस्टेबल, ठीक है। ये हाईली अनस्टेबल होता है, आप इसको क्या करेंगे, जैसे ही छोड़ देंगे, लीव कर देंगे, ठीक है, टेम्परेचर डाउन होगा तो धीरे धीरे क्या आपका होगा, इसका जो एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट था वो फिर से आपका क्या होगा, वो रिक्रिस्टलाइज होकर के एंड आपका सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन आपका जो बचेगा वो फिर से आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आर्य भाषा में चलिए, तो अब हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं ऐसे कुछ फैक्टर्स पे जिसपे आपका क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन सॉल्वेंट मींस लिक्विड आपका डिपेंड करता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द solubility of solids in
लिक्विड्स। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर आपका होता है नेचर ऑफ सॉलिड, सेकेंड फैक्टर होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, थर्ड फैक्टर आपका होता है टेम्परेचर। ठीक है, तो चलिए आप सॉल्यूशन टॉपिक में पढ़ रहे हैं इन सब चीज़ों को, तो मुझे लगता है इससे बेहतर आप मेरे से केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ पाएंगे, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में मैं इसका एक अलग क्लास दूंगा जो बहुत ही अच्छा आपका बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपके लिए, जो जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में या फिर नीट के या फिर एडवांस के एग्जामिनेशन आपको पूछा भी जा सकता है उससे क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका क्या होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट के नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो आपका क्या होता है यहाँ पे देखिए, आप तो पढ़े होंगे लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब जो जैसा होता है वो आपका वैसे ही में डिजॉल्व होगा। ठीक है, अब देखिए यदि पोलर सॉल्वेंट है, सॉरी पोलर आपका सॉल्यूट है, तो ये आपका क्या होगा, पोलर सॉल्यूट है, कहने का सेंस आपका मान लीजिए आयनिक सॉल्यूट है। ठीक है, आयनिक सॉल्यूट है, तो ये क्या आपका होगा पोलर में जाकर के, पोलर सॉल्वेंट में आपका जाकर के डिजॉल्व होगा। ठीक है, ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, तो ये क्या होगा आपका, ये क्या आपका होगा, ये नॉन पोलर में जाकर के डिजॉल्व होगा। ठीक है, हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसा कंपाउंड्स जो देखिए ये पोलर पोलर सॉल्यूट करने का सेंस आपका होगा यहाँ पे आयनिक, है ना, आयनिक यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे नॉन पोलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आयनिक सॉल्यूट। अब देखिए कुछ कुछ ऐसा आपका सॉल्यूट है जो आपका बोल सकते हैं कि नॉन पोलर होता है, या फिर बोल सकते हैं कि आपका नॉन आयनिक होता है, बट आपका फिर भी वो आपका पोलर सॉल्वेंट में आपका डिजॉल्व करता है। ठीक है, तो वो आपका डिजॉल्व होने का वहाँ पे एक रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है आपका कुछ ऐसा सॉल्यूट है जो आपका क्या होता है नॉन पोलर होता है, फिर भी क्या होता है आपका डिजॉल्व कर जाता है आपका पोलर सॉल्वेंट्स में। ठीक है, तो वो किसके कारण होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए फॉर आयोनिक सॉल्यूट, देखिए आयोनिक सॉल्यूट के लिए बात करते हैं तो इसके लिए कौन सा आपका सॉल्वेंट जरूरत होता है, वो पोलर सॉल्वेंट जरूरत होता है, पोलर आपका सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है इसके डिसोल्यूशन के लिए। अब क्या होगा कि पोलर सॉल्वेंट में आपका जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू आपका जितना ज्यादा रहेगा वहां पे डिसोल्यूशन आपका उतना ज्यादा होगा। एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स क्लास में, पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, F वैक्यूम बाय F मीडियम। कहने का सेंस आपका क्या होगा, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इन वैक्यूम बाय फोर्स बिटवीन सेम टू चार्ज पार्टिकल सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस इन ए पार्टिकुलर मीडियम। इसका जो रेशियो होता है यही आपका क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अब आपका क्या होगा, जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उसका उसमें क्या आपका होगा आयनिक सॉल्यूट का डिसोल्यूशन उतना ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए वाटर की बात करते हैं तो वाटर का आपका क्या होता है 80 होता है, 80 होता है। ठीक है, वाटर के लिए क्या आपका होता है 80। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है बेस्ट सॉल्वेंट का काम करता है, पता होगा। मिथाइल अल्कोहल का जानते होंगे 33.3 होता है, तो वो आपका क्या होगा थोड़ा सा कम हो जाएगा उसका उसके बाद डिसॉल्व करने का कैपेसिटी। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो जिसका आपका क्या होगा के का वैल्यू मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जितना ज्यादा होगा वहां पे क्या आपका सॉल्वेटिक आपका उतना ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे भी आपका क्या होता है दो तरह की बातें होती है, दो तरह की बातें टेम्परेचर के लिए। अब देखिए आपका एक ऐसा सॉल्यूशन, एक आपका ऐसा डिसोल्यूशन आपका फिनोमेना बोल सकते हैं जो आपका क्या होगा इंडो होगा, इंडोथर्मिक। कहने का सेंस क्या आपका कि ऐसा सॉल्यूट जो डिसॉल्व होने के लिए हीट को एब्जॉर्ब करता हो। ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करता हो, तो यहां पे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, एंड एक बात करते हैं एक्सोथर्मिक की बात करते हैं, एक्सोथर्मिक की। एक्सोथर्मिक समझ रहे होंगे जहां पे क्या आपका आफ्टर डिसोल्यूशन हीट रिलीज होता होगा। ठीक है, हीट रिलीज होता होगा, तो यहां पे आप एक्सोथर्मिक के लिए बात करें तो टेम्परेचर को डिक्रीज कराएंगे तो सॉल्युबिलिटी, सॉरी टेम्परेचर को आप इंक्रीज कराएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। ठीक है, मतलब इंडोथर्मिक प्रोसेस कहने का सेंस है आपका कि ऐसा सॉल्यूशन
जिसमें आपका सॉल्यूट डिसॉल्व होने के लिए आपको हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता होगा, तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। एंड यहाँ पे क्या आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी आपका डिक्रीज करेगा, क्योंकि इसमें तो आपका ऑन डिसोल्यूशन हीट एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ठीक है, हीट आपका क्या होता है, रिलीज होता है। अब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका उल्टा प्रोसेस होने लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इतने 3 फैक्टर्स होते हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, अब आपका क्या होगा कि ये चैप्टर जो है एक अलग आपका डायरेक्शन ले लिया है। ठीक है, तो अब से जो टॉपिक आने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एकेडमिक एंड फॉर आपका कंपटीशन। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये क्या होता है, ये आपका नया टॉपिक आया, मे भी आप लोग फर्स्ट आप लोग सुन रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो ये याद रखिएगा। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है आपका ऐसा प्रॉपर्टीज होता है, ऐसा आपका प्रॉपर्टीज होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन का। ठीक है ऐसा आपका प्रॉपर्टीज होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन का, वो भी ऐसा आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपका डिसॉल्व होगा। एंड ये जो प्रॉपर्टीज होता है वो आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो आपका रहेगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाला जो आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन रहेगा उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है उस पर डिपेंड करता है। देखिए डेफिनेशन हम लिख देते हैं, फिर समझाते हैं। इट इज द properties of dilute solution containing non-volatile solute. It is the property of dilute solution containing non-volatile solute which depends upon the number of particles, solute particles बोल सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नंबर ऑफ solute particles present in the solution। ठीक है, कोई डाउट है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्या होता है, ये बात समझ में आ गई कि आपका ऐसा डाइल्यूट सॉल्यूशन का आपका ऐसा प्रॉपर्टीज होता है जो क्या होता है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, और वो आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ऐसा आपका सॉल्यूशन होना चाहिए जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपका डिसॉल्व होगा। ठीक है, अब देखिए ये कितने तरीके का होता है, तो देखिए टाइप्स इसका। फर्स्ट होता है आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड होता है इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये आपका इतने टाइप्स के होते हैं, मतलब 4 टाइप्स होते हैं। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई डाउट है? ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से इसको डील करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सब आपका कंप्लीटली अच्छे से ऑब्जर्व होगा, उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। मीन्स आपका एकदम अच्छे से आपको पता चलेगा कि कैसे पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आपका कैसे पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये सब आपका एकदम एक्सेलेंटली ऑब्जर्व होगा। ये तभी हो सकता है जब आपका 3 कंडीशंस को 3 कंडीशंस को आपका फुलफिल करेगा। ठीक है, तो देख लीजिए कंडीशंस फॉर
फॉर एक्सलेंट कंडीशंस फॉर ऑब्जर्विंग, यहां पे लिख देते हैं, जगह कम है, बेस्ट ऑब्जर्विंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कंडीशंस फॉर बेस्ट ऑब्जर्विंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और पहला आपका क्या है, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। सॉल्यूशन आपका क्या होना चाहिए, एकदम डाइल्यूट होना चाहिए। ठीक है, एकदम डाइल्यूट होना चाहिए। सेकेंड आपका है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आपका प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, एंड आपका थर्ड है क्या, नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन द solute molecules are observed। ठीक है, आपका ना ही डिसोसिएशन एंड ना ही आपका एसोसिएशन होना चाहिए सॉलिड मॉलिक्यूल्स में, कोई डाउट है? तो आपका 3 फैक्टर्स है, 3 आपका कंडीशंस है जिसमें आप बेस्ट से भी बेस्ट आपका तरीके से क्या कर सकते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। फर्स्ट टॉपिक को अच्छे से डिफाइन करते हैं, ठीक है, समझाते हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा इसको। फर्स्ट टॉपिक है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग वेपर प्रेशर, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि वेपर प्रेशर किन फैक्टर्स पे, किन चीजों पे आपका डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, देखिए 2 फैक्टर आपका क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इतना तो समझते हैं कि वेपर प्रेशर तो आपका वही होगा जहां पे वोलेटाइल आपका वोलेटाइल सब्सटेंस होगा। ठीक है, वोलेटाइल सब्सटेंस होगा तभी वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो हम लोग नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस की बात करेंगे ही नहीं। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस कहने का सेंस हो गया आपका, जैसे बोल सकते हैं इसको मस्टर्ड ऑयल, ये आपका क्या होता है, वोलेटाइल नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन। देखिए फर्स्ट आपका होता है सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया ये आपका होता है। सेकंड होता है डेंसिटी। ठीक है, ये आपका 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे क्या होता है, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट बोल सकते हैं, नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, वोलेटाइल सब्सटेंस भी बोल सकते हैं आप। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया आपका क्या होगा, जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर आपका क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। यहाँ पे लिख देते हैं वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया आपका जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर आपका क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। आप इसको समझ सकते हैं कि आप 1 ग्लास ऑफ वाटर ले लीजिए, आप उसको उसी ग्लास मतलब आप उसी तरह आप ग्लास में ही पानी को रहने दीजिए और छत पे जाकर रख दीजिए। ठीक है अभी गर्मी के मौसम में, एंड 1 ग्लास ऑफ वाटर ले लीजिए और उसको एकदम वाइड प्लेट में जिस पे आप खाना खाते हैं, आप उसमें पूरा पानी को डाल दीजिए। ठीक है, एंड उसको आप छत पे रख दीजिए। अब ये आप ऑब्जर्व करिए। ठीक है, अब ये कंडीशन अप्लाइड है कि आपका पक्षी वगैरह आकर के पी ना जाए। ठीक है, अब सुबह में रख दीजिए एंड उसको शाम में देखिए। ठीक है, तो शाम में देखिएगा तो आपका क्या होगा, प्लेट वाला, आई होप अभी जैसा आपका सिचुएशन, अभी जैसा मौसम है, या बारिश ना हो तो ठीक है, तो आपका क्या होगा, प्लेट वाला सारा पानी आपका वेपराइज होकर के उड़ जाएगा। ठीक है, बट ग्लास वाला आपका क्या होगा, कुछ पानी आपका उड़ेगा एंड मैक्सिमम अमाउंट आपका रह जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ
क्योंकि ग्लास का जो आपका सरफेस एरिया है, जो आपका एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, जो आपका एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है, वो सरफेस एरिया आपका क्या है, बहुत ही कम है। एंड आपका क्या है, जो आपका प्लेट का जो एक्सपोज्ड सरफेस एरिया है वो आपका बहुत ज्यादा है। तो सरफेस एरिया ज्यादा था इसलिए आपका वेपराइज हो गया, ज्यादा वेपराइज हो गया। ग्लास का आपका क्या सरफेस एरिया कम था, इस कारण से आपका कम वेपराइज हुआ। ठीक है, कोई डाउट है? तो आपका क्या होगा, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका वेपर प्रेशर। ठीक है, अब डेंसिटी की बात करते हैं, तो डेंसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डेंसिटी के स्क्वायर रूट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कोई डाउट है? आपका डेंसिटी जितना ज्यादा होगा आपका, उतना वेपराइजेशन क्या आपका कम होगा। बात समझ में आ रही है? जितना आपका डेंसिटी ज्यादा होगा उतना वेपराइजेशन कम होगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे आपका इस चीज को रिलेट कर सकते हैं, वैसे बॉन्डिंग पे भी तो डिपेंड करता है, बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, बट यहाँ पे बॉन्डिंग को रिलेट नहीं करेंगे। ठीक है, बॉन्डिंग को रिलेट नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज पे डिपेंड करता है, लेकिन आपका यहाँ पे बॉन्डिंग वगैरह को रिलेट नहीं करेंगे। अब जैसे देखिए आपका अल्कोहल, अल्कोहल का क्या होता है, आपका डेंसिटी बहुत कम होता है, वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो अल्कोहल आपका इसलिए वेपराइज होता है। और अभी तो आप लोग बहुत ज़्यादा यूज भी कर रहे हैं अल्कोहल का एज ए सैनिटाइजर। ठीक है, सैनिटाइजर में आपका अल्कोहल आता है, आप देखते होंगे उसको स्प्रे करते होंगे हैंड पे तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता होगा एंड तुरंत में आपका वो गायब हो जाता होगा। ठीक है, बट वाटर को स्प्रे करके देखिए तो तुरंत गायब नहीं होगा। मीन सबका क्या होता है, अल्कोहल का वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा इजीली होता है। हाँ, ये भी चीज़ है कि वहाँ पे आपका बॉन्डिंग उतना स्ट्रॉन्गर नहीं होता है, इस कारण से आपका इजीली वेपराइज होता है। लेकिन डेंसिटी से रिलेट करें तो डेंसिटी से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका डेंसिटी कम होता है तो वेपराइजेशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब देखिए इन दो फैक्टर्स का ही हम सिर्फ चर्चा इसलिए किए हैं क्योंकि इन्हीं दोनों फैक्टर्स को क्या करता है, आपका अफेक्ट करता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब देखिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग डिसॉल्व कराएंगे, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कराएं तो देखिए इसको एक पिक्चर से देखिएगा। ये आपका सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो इसके सरफेस पे देखिए बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा। ये आपको पता होगा कि वेपराइजेशन होता है आपका सरफेस फिनोमेना होता है। ठीक है, तो ये आपका बहुत सारा मॉलिक्यूल है जो आपका सरफेस डायरेक्ट आपका एयर के कांटेक्ट में वही आपका क्या होगा, सरफेस वेपराइज होता है। ठीक है, उसी सरफेस का मॉलिक्यूल वेपराइज होता है। अब देखिए इस सरफेस में बहुत सारा मॉलिक्यूल सॉल्वेंट का, ये सब आपका क्या हो सकता है, इजीली वेपराइज हो सकता है। रेड मार्कर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल था। ठीक है, अब देखिए कि इसमें क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग डिसॉल्व कराते हैं। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कराएंगे तो अब देखिए ये क्या किया, आपका इस सरफेस का कुछ पोर्शन ये कवर करने लगा। ठीक है, ये आपका रेड वाला ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा आपका सॉलिड मॉलिक्यूल है जो वेपराइज नहीं हो सकता है। ठीक है, वेपराइज नहीं हो सकता है। अब देखिए तो आपका क्या था कि इस सरफेस का बहुत सारा पोर्शन ये ऑक्यूपाई करने लगा। ठीक है, ऑक्यूपाई करने लगा, तो ऑब्वियसली सॉल्यूट जो आपका नॉन वोलेटाइल ये सरफेस का बहुत सारा पोर्शन ऑक्यूपाई करने लगा, कुछ परसेंट आपका पोर्शन ऑक्यूपाई करने लगा, तो यहाँ पे वेपराइजेशन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पे तो सरफेस आपका सॉल्वेंट का डिक्रीज हो गया ना। ये जो आपका जो भी सरफेस था इसमें मान लीजिए आपका 1000 मॉलिक्यूल्स रह रहा था, तो जब इसमें सॉल्यूट नहीं था, जब इसमें आपका सॉल्यूट नहीं था तो 1000 का 1000 मॉलिक्यूल सिर्फ सॉल्वेंट का था। अब जैसे ही आप इसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व कराएं तो मान लीजिए कि उस 1000 में से आपका 200 मॉलिक्यूल्स आपका सॉल्यूट का आ गया, तो बचा तो आपका 800 मॉलिक्यूल्स ही ना आपका सॉल्वेंट का। तो 800 मॉलिक्यूल्स में से ही ना आपका कोई अब जा सकता है, तो ओवरऑल आपका सरफेस एरिया सॉल्वेंट का डिक्रीज हुआ, तो सरफेस एरिया सॉल्वेंट का डिक्रीज हुआ, सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो वेपराइजेशन भी डिक्रीज करेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सॉलिड को आप डिसॉल्व कराएंगे तो वेपर प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा, तो सॉलिड को डिसॉल्व कराएंगे तो वहां पे डेंसिटी इंक्रीज करेगा, ऑब्वियसली डेंसिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो वेपर प्रेशर क्या आपका डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी है। ठीक है, डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज करता चला जाएगा। और बात में तो इन दोनों फैक्टर्स को क्या करता है, आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपका अफेक्ट करता है। ठीक है, तो अब हम इसको रिलेट कर सकते हैं इस तरह से, तो आप देख लिए कैसे रिलेट किए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा डिराइव करते हैं। देखिए दो तरीके का हम लोग ले लेते हैं। ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, तो इसका जो आपका प्रेशर होगा इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रेशर होगा यहां पे वो P0 A मान लेते हैं। ठीक,
अब क्या करते हैं, इस सॉल्वेंट में हम लोग इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिला देते हैं, जिसे मैं रेड कलर से दिखा देता हूं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब यहां पे जो प्रेशर ऑब्जर्व करेंगे तो पीएस होगा। अब तो पता है कि आपका क्या होगा, ये आपका ज्यादा होगा, ये कम होगा, तो कुछ ना कुछ आपका डिक्रीज किया होगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपका प्रेशर डिक्रीज किया हो, तो बोल सकते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू कितना, तो आपका ज्यादा ये था, मीन्स आपका प्योर सॉल्वेंट का था, ये ज्यादा था, एंड सॉल्यूशन का आप डिक्रीज कर गया होगा। तो यहाँ पे लोअरिंग बात करेंगे तो कितना आपका लोअर्ड हुआ जी, इतना, मतलब पी नॉट माइनस पी एस। ठीक है, बात समझ में आ रही है, आपका इतना अमाउंट आपका डिक्रीज कर गया, जो भी इसका वैल्यू होगा उतना अमाउंट आपका डिक्रीज कर गया। एंड देखिए फिर आपका अब बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करें तो रिलेटिव में इसका किसी न किसी के रिस्पेक्ट में, तो किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आपका कितना डिक्रीज किया था, लोअरिंग इन रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को कैसे दिखा सकते हैं, डेल्टा पी बाई पी नॉट। एंड डेल्टा पी तो आप समझ रहे हैं इतना है, इसको डेल्टा पी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो डेल्टा पी समझ रहे हैं आपको इतना है, तो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, यही आपका हो गया रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। बस में लोअरिंग वेपर प्रेशर कहने का सेंस क्या, आपका कितना अमाउंट आपका डिक्रीज कर गया, पहले इतना था अब इतना है, तो कितना घटा आप निकाल सकते हैं। पहले आपके पास 100 रुपीज था, ठीक है, अब हम क्या किए, आपसे मांग लिए 20 रुपीज, आपके पास कितना बचा, 80 रुपीज बचा। ठीक है, बस में आ रही ना, ओवरऑल बोल सकते हैं कि आपके पास 100 रुपीज था, एंड आपका मेरे द्वारा मांगने के बाद आपके पास 80 रुपीज बचा, तो मैंने आपसे कितना मांगा, तो कैसे निकालेंगे, कितना आपका डिक्रीज हुआ, उसी को बोलते हैं हम लोग लोडिंग। ठीक है, तो कितना डिक्रीज हुआ, तो पहले आपके पास 100 था, अब आपके पास 80 है, तो कितना डिक्रीज हुआ 20 का। ठीक है, तो वही निकाल सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस, तो आपका कितना होगा डेल्टा पी। ठीक है, तो डेल्टा पी बाई टी मीन्स पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, ये आपका क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, चलिए अब हम लोग इसमें दिखाते हैं कि कैसे राउल्ट्स लॉ आपका यहाँ पे दिए थे, इसका रिलेशन होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का रिलेशन होता है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के साथ। ठीक है, तो अब दिखाते हैं आपको यहाँ पे। राउल्ट्स लॉ फॉर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, देखिए राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था आपका कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो होता है आपका, ये डिपेंड करता है आपका सॉल्यूट के अमाउंट पे। सॉल्यूट का अमाउंट आपका जितना ज्यादा होगा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आपका क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर pressure is always equal to the mole fraction of the solute। ठीक है, कहने का सेंस आपका होगा पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू काई बी। ठीक है, काई बी कहने का सेंस आपका हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आपको आप इसी को दिखा सकते हैं स्मॉल एन बाय कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, ऐसे करके। ठीक है, यही आपका स्टेटमेंट होता है राउल्ट्स लॉ फॉर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं, इसको आपका क्या कर सकते हैं, डिराइव भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको डिराइव करके हम दिखाते हैं। डेरिवेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ। ठीक है, डेरिवेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ।
अब देखिए क्या होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको आप PS से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होता है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्वेंट के अमाउंट का, ठीक है, सॉल्वेंट के अमाउंट का, या फिर बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट आपका जितना ज़्यादा होगा उतना आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा। वो इसलिए क्योंकि आपका सॉल्वेंट ही आपका वोलेटाइल है एंड सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, तो ओवरऑल आपका सॉल्वेंट के ही अमाउंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल N बाय ये, ठीक है, कैपिटल N समझ रहे हैं। यहां पे कैपिटल N जो हो गया वो हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, स्मॉल n जो हो गया वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब देखिए यहां पे PS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिख दिए अभी हम, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आपका एक कांस्टेंट आएगा जिसको K लिख सकते हैं। अब देखिए इफ n इक्वल टू 0, सॉल्यूट आपका रहता ही नहीं है, ठीक है, मतलब आपका प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम में PS जो होगा वो किसके बराबर होगा, P0 के बराबर होगा। जब आपका सॉल्यूट रहेगा ही नहीं तो सॉल्यूशन का प्रेशर प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट के बराबर होगा, तो P0 लिख सकते हैं, तो P0, ठीक है। अब यहाँ पे K, यहाँ पे कैपिटल N बाई 0 प्लस N, तो फिर क्या आपका होगा K N बाई N, तो P0 इक्वल टू K, मतलब आपका K जो हो गया वो P0 के बराबर हो गया, ठीक है। तो आप इसमें डाल सकते हैं आप आराम से, ठीक है। तो देखिए PS इक्वल टू P0 कैपिटल N बाई ये, ठीक है। अब इसको हम लोग इधर ले आते हैं, इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये N बाई N कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, इतना बच गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो देखिए ये एक चीज़ तो पहले से आपका डिफाइंड है कि आपका सॉल्यूट क्या होगा, वेरी डाइल्यूट होगा। तो सॉल्यूट वेरी डाइल्यूट होगा, तो यहाँ पे जब राउल्ट्स लॉ बता रहे थे तो उस टाइम में आप उसको रिलेट कर सकते थे इस तरह से, P0 माइनस PS बाई PS इक्वल टू देखिए N बाई कैपिटल N प्लस स्मॉल n था। सॉल्यूट आपका सॉल्यूशन आपका वेरी डाइल्यूट था, तो आप इसको अप्रॉक्स में लिख सकते थे N बाई N, ऐसा लिख सकते थे, जो कि आपका देख लीजिए यहाँ आ गया है, इसके बराबर आ गया है, ठीक है। तो यही आपका क्या हुआ, डिराइव हो गया, ठीक है। कोई डाउट है तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।